हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम देखेंगे कि एक सिड बी ग्रेड ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है और ये हम जानेंगे एक सिड बी ग्रेड ऑफिसर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप से। सर, क्या पर्पस है सैलरी को बताने का? तो इसके पीछे दो रीजन है। एक, सिड बी एक भारी भरकम रिक्रूटमेंट लेकर आया। अगर आप एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो अच्छे खासे नंबर में वैकेंसीज लेकर आया। ग्रेड ए के लेवल पे 50 वैकेंसी है जनरल स्ट्रीम के अंदर, एंड ग्रेड बी के लेवल पे 22 वैकेंसीज है। इसमें तीन प्रोफाइल है, एक जनरल जिसमें 10 वैकेंसीज है, आईटी पे 6 वैकेंसीज है एंड लीगल के लिए 6 वैकेंसीज है। सेकंड रीजन की बात करें तो आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को देने की सोच रहे हैं, बट वो जानना चाहते हैं जी कितना कमाएंगे। हमारी करंट में हम जॉब कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा कमाएंगे तभी तो इस एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ेंगे। ऐसे ही जो भी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं स्केल 1 के लेवल पे, अभी उन्होंने ज्वाइन ही करा है, तो उनको सबको एडवाइस है, चाहे पीएनबी का एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन हुआ है, तो जो भी स्केल 1 के लेवल पे जाके काम कर रहा है जिसकी सैलरी 60-65,000 के अराउंड है, तो उसके लिए एक अच्छा खासा जंप है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर एग्जामिनेशन के लेवल की बात करें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट ऑफिसर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास थोड़ी सी एडवांटेज है। थोड़ी सी एडवांटेज है, ज्यादा नहीं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि किन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिड बी रिक्रूटमेंट लेकर आया, कल ये ओपन कर दी गई थी नवंबर 8 को। ये ओपन रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2 तक। आपके एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन है 22 दिसंबर को, फेज 1। यहाँ पे 3 फेज में आपका रिक्रूटमेंट डिवाइडेड है। फेज 1 पहले का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इसमें अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फेज 2 मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि जनवरी 19 को है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो प्रोसेस है वो काफी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको टाइम काफी कम दिया गया प्रिपरेशन के लिए। एक और बात है कि सिड भी इस पैटर्न के अंदर, जो अभी का एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जामिनेशन ले रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पैटर्न में एग्जामिनेशन लेती है, बट सिड बी ने पैटर्न को फर्स्ट टाइम फॉलो किया है। अगर इस टाइम में पैटर्न को फॉलो करा गया तो आप मान के चले कि अगले 2 रिक्रूटमेंट में भी इस पैटर्न को फॉलो करा जाएगा। चलिए, ये बात हमने ऑलरेडी करी है। जनरल की स्ट्रीम पे 50 वैकेंसी है और ग्रेड ए के लेवल पे, ग्रेड बी के लेवल पे जनरल स्ट्रीम में 10 वैकेंसी है, लीगल की 6 है और आईटी की भी 6 है। ये फेज 1 है जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 22 दिसंबर को, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है जिसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस रहेगा। 6 सब्जेक्ट है एमएसएमई का। सिडबी की बात करें तो वो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट का ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सिडबी की वेबसाइट से ही पढ़ना है। अगर सिडबी के ऊपर की बात करें तो सिडबी को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डायरेक्शंस आती है वो ही फॉलो करता है सिडबी। तो आपको 2 वेबसाइट को रेफर करना है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और एक सिडबी की। इसके बाद आता है स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले 50 मार्क्स के। एमएसएमई की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। यहाँ पर जो आपका मेरिट बनेगा ना, सिलेक्शन जो आपका करा जाएगा फेज 2 के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पे 1 मार्क को डिसाइड कर दिया जाएगा कि अगर आपका उस मार्क से ज्यादा है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद मेरिट जो बनाई जाएगी तो वो बनाई जाएगी जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आए इनको मिला के। तो इन 3 सब्जेक्ट में जिनके ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। शर्त है कि आपकी हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। जो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो कम नंबर की जाती है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे हमें सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। बट आपको रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आपको पढ़ना तो अच्छा खासा है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप टारगेट करेंगे 50%, 40%, 30%, मिनिमम इतना तो करके आए हैं, ठीक है ना। चलो, स्ट्रीम स्पेसिफिक की अगर हम बात करें जनरल ग्रेड ए के लेवल पे, तो यहाँ पर एमएसएमई फाइनेंसिंग के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आने ही आने हैं।
आप ऐसा हो नहीं सकता कोई एग्जामिनेशन हो क्रेडिट के लेवल पे और फाइनेंशियल रेशियो से क्वेश्चन ना आए। मैं ऐसा भी जानता हूं जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हुए थे, आपको जो टाइप करना है उसके अंदर भी फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टर्म लोन के असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल जिसमें सीसी ओडी वगैरह आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जिसके अंदर आपको एलसी की मूवमेंट होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट की मूवमेंट होती है, साथ में नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, आर एक्ट नॉर्म्स क्या है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। एनपीए कहीं ना कहीं आर एक्ट नॉर्म से ही निकल कर आता है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप कुछ एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको एनपीए का दर्जा देते हैं, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में, एनबीएफसी कितने टाइप के हैं, उनके यहाँ पे फाइनेंसिंग के क्या नॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके बाद आ जाता है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे लिख दिया गया क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, जिसको पढ़ने के लिए आपको 6 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आगे ये भी लिखा गया, रिमार्क्स दिया गया कि सिलेबस इंडिकेटिव है एंड ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर इस एग्जामिनेशन को एकदम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ जो यहाँ पे लिखा गया इसको पढ़ के नहीं जाएंगे। एक प्रॉपर क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं आपको वो सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। इसके बाद आपको एमएसएमई में क्या चल रहा है, मीडियम स्मॉल जो आपका माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज है उनकी फाइनेंसिंग में क्या चल रहा है उसके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कहने की बात नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, सीजीटी एमएससी वगैरह, वो सारी की सारी स्कीम्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग लास्ट 6 मंथ्स के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स। ठीक है जी, ये फेज 1 की बात है। अब फेज 2 आने वाला है। देखो अगर आप इस एग्जामिनेशन को देख के घबरा रहे हो कि देखो बड़ा सारा सिलेबस है, फेज 1 में इतने सारे सब्जेक्ट है, फिर इसका मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो बड़ा सारा पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे ना, ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें 2 टाइप के एग्जामिनेशन को मर्ज कर दिया गया है। अगर क्रेडिट ऑफिसर के एग्जामिनेशन की बात करें तो ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होता है, एक एग्जामिनेशन होता है, क्लियर करा सीधा इंटरव्यू में बात आ जाएगी। इसके बाद रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो वहां पर जनरली 2 फेज में 3 फेज में एग्जामिनेशन को रिक्रूटमेंट को डिवाइड करा जाता है। यहाँ पर पहले फेज 1 में कुछ बच्चों को निकालेंगे, फिर मेंस के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें कुछ बच्चों को निकालेंगे, फिर इंटरव्यू में क्रीम वाले बच्चे ही जाएंगे जिनकी नॉलेज अच्छी खासी है। तो अगर इस एग्जामिनेशन को क्या डिफिकल्ट बोलेंगे हम, अगर आप इसको रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईएफएससी इन एग्जामिनेशन से कंपेयर करेंगे तो ये एक इजी एग्जामिनेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल बैंकिंग के एग्जामिनेशन से तो ये डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। अगर आज से आप एग्जामिनेशन के डे तक अच्छे से पढ़ते हैं तो इस एग्जामिनेशन को निकालना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो पहले बैंक एग्जामिनेशन निकाल चुके हैं उनको थोड़ी सी एडवांटेज है, बट वो भी जॉब में लगे पड़े काम कर रहे हैं। आपके पास अगर आपके पास इसमें जॉब नहीं है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करके एक रेगुलेटरी बॉडी, एक काफी अच्छी खासी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, उतनी ज्यादा मेहनत ना करके जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में करनी पड़ती है। चलिए बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है जो कि आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो कि टाइम कहीं ना कहीं ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी में आपको सिर्फ 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, तो पेपर 1 आप निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें तो 45 से लेके 50 की रेंज में आ जाने चाहिए। ठीक है, पेपर 2 की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 आपके पेपर होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 50 क्वेश्चंस है, जिसमें मेरे को ऐसा लगता है 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और 25 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर है। ये ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर हम अच्छे खासे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो फिर से सेम है जो आपने फेज 1 के लिए पढ़ा है, एमएसएमई, पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस मैनेजमेंट जिसके अंदर एमएसएमई पे आपको फोकस करना है, एमएसएमई की फाइनेंसिंग, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियोज, टर्म लोन का असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एनपीए, आरएक नॉर्म्स, पीएसएल वगैरह ढेर सारे और भी टॉपिक है जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। इसके बारे में सिलेबस की एक अलग से वीडियो बन के आपके पास आ जाएगी। 1-2 दिन के अंदर अच्छा खासा सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, हमारे कोर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कोर्स के अंदर भी पहले सिर्फ हम जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज होते हैं उसी को पढ़ाते थे, बट इस बार हम ये सोच रहे हैं कि कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूरा का पूरा हर एक टॉपिक को आपके कोर्स में कवर करा जाए। चलिए, अच्छा यहाँ पे
आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के भी। आपको टाइप करना है यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना पड़ेगा क्या आंसर है। यहाँ पर जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यहाँ पर हम मतलब अज्यूम करें, देखो ये थोड़ा सा इटैलिक्स है तो ये लगता है कि पेपर 2 के स्पेसिफिक ये आपको सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, 3 टाइप के आपके एआईएफ्स हैं। ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। अगर स्पेसिफिकली आप चाहेंगे कि कहां से पढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आप सेबी की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिडबी दोनों वेबसाइट को रेफर करना पड़ेगा, वहां से एक अच्छा खासा डेटा निकाल के रखना पड़ेगा, फिर आपको उसको टाइप करना, बैठ के 1-2 बार ट्राई करना है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन है, आपको उसमें से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मेरे को लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। कुछ बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे कि नहीं हम पेपर देने नहीं जा रहे, डिस्क्रिप्टिव वाली बात आ गई हम नहीं टाइप कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपने पढ़ रखा होगा तो क्या दिक्कत है। चलिए, अगर हम इस क्रेडिट रिलेटेड एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारा प्रीवियस 3 सालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसमें लेटेस्ट पीएनबी का एग्जामिनेशन हुआ था स्केल 1 के लेवल पे, जिसमें 200 से ऊपर सिलेक्शन हुए। चलिए जी, बड़ी हमारी प्रमोशन होगी, उधर की बात होगी। आपके सामने है सैलरी स्लिप, माफ करिएगा थोड़ा लेट हो गया बात करते करते। यहाँ पे सैलरी स्लिप है सितंबर 2024 की। तो अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे आपकी 1,20,000 रुपीज की, जिसके अंदर डिडक्शन रहेंगी 25,000 रुपीज की। आपके पास जो नेट पे आ जाएगी वो है 95,000 रुपीज की। तो काफी ग्रेड ए, मतलब ग्रेड ए कह रहा हूँ, स्केल 1 के लेवल पे जो बैंक में काम कर रहे हैं वो इस वाले ऑल्टरनेटिव जो आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सिडबी, इसको चूज कर सकते हैं। बेटर जॉब है एनी डे। अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं और आप एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका नाम भी बड़ा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़िया, और कहीं ना कहीं काम भी थोड़ा बहुत रेगुलेटरी भी है, साथ में बैंक का मिक्सचर है। आपको डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी करनी पड़ सकती है, डायरेक्ट लोगों से मिलना भी पड़ सकता है, और कुछ रेगुलेटरी काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी फाइनेंसिंग वगैरह कर रहे हैं, मुद्रा स्कीम के अंदर अगर आप कुछ रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैंक में जाके चेक करेंगे कि वो जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा। तो यहाँ पर इतनी सी ही बात थी। आप मेरी वेबसाइट CA-RamanLuthraClasses.com पे जाके सिडबी के ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के कोर्स को रेफर कर सकते हैं। आगे जाके ढेर सारी वीडियोस सिडबी के रिस्पेक्ट में हम लेकर आते रहेंगे। चलिए, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।